नमस्कार। मैं बीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं इतिहास पर चर्चा करूँगा और आज का चर्चा का विषय होगा अशोक द ग्रेट, महान अशोक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दर्शन, साहित्य और मानव समस्याओं पर चर्चा करने वाला बंदा आज इतिहास पर चर्चा क्यों कर रहा है। अरे भाई, इतिहास को पढ़ना बुरा नहीं है। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इतिहास हमारी समस्या के हल के दिशा में उपयोगी साबित होगा। हाँ, बशर्ते कि इतिहास के अध्ययन के तरीके थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए। इतिहास के अध्ययन के तरीके थोड़ा चेंज होना चाहिए। मानव जाति शुरू से ही जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन्हीं समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। पद और शक्ति के पीछे मानव ने शुरू से ही भागता रहा है और आज भी भाग रहा है। नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, शोहरत के लिए शोहरत की चाहत मानव जाति का शुरू से ही रहा है और आज भी है। भयक्रांत मन के कारण उपजी लालच शुरू से ही रहा है और आज भी है। मानव मन आज भी भयक्रांत है। अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग तनाव से ग्रसित हैं, तनाव से जूझ रहे हैं। ये समस्या चिर पुरानी है और आज भी है। मनुष्य जाति इन्हीं समस्याओं को हल ढूंढता रहा है और आज भी ढूंढ रहा है। वस्तुस्थिति लगभग मूल का ज्यों का त्यों है कि इतिहास के अध्ययन से मानव जाति के समस्याएं इतिहास के अध्ययन में मानव जाति के समस्या का हल निहित है। हाँ, इतिहास के अध्ययन के तरीके थोड़ा बदला होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इतिहास के अध्ययन, हम इतिहास के आधार पर आधुनिक समाज का अध्ययन करते हैं, यही हमारा चूक है। हम आधुनिक समाज के आधार पर इतिहास का अध्ययन करें तो ज़्यादा श्रेयकर और सहज और सरल होगा और हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो हम आधुनिक समाज के आधार पर इतिहास को समझें। तो आज हम बात करेंगे अशोक द ग्रेट। अशोक द ग्रेट क्यों था? अशोक को महान क्यों कहा जाता है? अशोक के नाम के साथ महान अशोक, द ग्रेट अशोक क्यों लगता है? इस पर मैं संक्षिप्त बात करूंगा। इतिहास पर मैं बात करूं तो चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगी, घंटों घंटों की चर्चा चलेगी। लेकिन मैं बात को समय का अभाव के कारण मैं बातें संक्षिप्त में रखूंगा। लेकिन मैं दर्शकों से यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरे वीडियो को अवश्य सुनिएगा, तभी बातें समझ में आएगी। बातें संक्षिप्त होगी लेकिन चर्चा सारगर्भित होगी। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो बातें समझ में आएगी। और यह मानव जाति के समस्या के हल से जुड़ा हुआ यह चर्चा है। तो इतिहासकारों ने अशोक को द ग्रेट कहा, बिल्कुल सही है। अशोक महान थे। भारत में एक महानतम राजाओं के रूप में अशोक का नाम लिया जाता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है और मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक। चक्रवर्ती का क्या मतलब है, यहाँ मैं संक्षिप्त में बता दूं। चक्रवर्ती उस राजा को कहा जाता है जिसका राज क्षेत्र 1000 योजन तक फैला होता है। 1000 योजन। योजन क्या होता है? डिस्टेंस मेजरमेंट की एक यूनिट है। योजन डिस्टेंस मेजरमेंट की एक यूनिट होता है। एक योजन में 7 किलोमीटर होता है। तो 1000 योजन बराबर 7000 किलोमीटर। तो अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था, अर्थात उसका राज क्षेत्र 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। आइए थोड़ा हम प्रकाश डालें, यहाँ जाने कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कितना था। मौर्य साम्राज्य का राज विस्तार कितना क्षेत्र में फैला हुआ था, यहाँ पर मैं संक्षिप्त में प्रकाश डालूं। तो मौर्य साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। आज का भारत में ही नहीं, यह भारत से भी अलग अन्य देशों में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था।
मैसूर यानी संप्रति कर्नाटक। यह उत्तर में हिमालय यानी तिब्बत का जो क्षेत्र है, नेपाल का क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्र से होते हुए कर्नाटक तक फैला हुआ था। और पश्चिमोत्तर में यह अभी संप्रति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जो पाकिस्तान के ठीक सटा हुआ है अफगान, और अफगान के ठीक सटा हुआ है ईरान के क्षेत्र तक फैला हुआ था। और पूरा में बंगाल यानी बंगाल में अभी बांग्लादेश और साथ में पश्चिम बंगाल और तक फैला हुआ था। इधर उड़ीसा, जिसको हम कलिंग कहा जाता था उस समय, कलिंग तक फैला हुआ था। और इधर बिहार में तो था ही मगध बिहार। तो ये बातें, राज क्षेत्र इतना दूर दूर तक फैला हुआ था। मगध का राज क्षेत्र एकदम ईरान तक फैला हुआ था, जरा कितना विस्तार था। तो इतना बड़ा क्षेत्र मुगल साम्राज्य था। अशोक, इसलिए अशोक ने अपना साम्राज्य का, राज्य का विस्तार किया। और जो छिटपुट विद्रोह पनप रहे थे, जैसे उज्जैन का विद्रोह, तक्षशिला का विद्रोह, अशोक ने उसे क्रूरतापूर्वक कुचल दिया था। इसलिए अशोक को अशोक द ग्रेट कहा गया, क्योंकि इसका राज क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, इसलिए इसे चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। मैं बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। अगर इतिहास पढ़ाऊं तो घंटों घंटों की चर्चा चलेगी। हम सब मजबूर हैं, विवश हैं। हम भरसक बहुत प्रयास कर रहे हैं बात को संक्षिप्त करने का, लेकिन फिर भी बातें, चर्चा लंबी हो जाएगी निसंदेह, क्योंकि इतिहास का विषय है। तो चक्रवर्ती मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप जानते हैं। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम था चाणक्य, जो कि बहुत बड़ा विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे। और चाणक्य की नीति थी कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, राजा पर किसी तरह सोवरेन, हर तरह के नियंत्रण से मुक्त, राजा को निरंकुश होना चाहिए। और उस नीति को अवलंबन पाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज क्षेत्र का इतना विस्तृत रूप दिया था। और उसका तीसरा शासक था, यानी बिंदुसार का पुत्र द ग्रेट अशोक, महान, वह ग्रेट अशोक था। ऐतिहासिक तौर पर यह चक्रवर्ती सम्राट था। इसने पूरे भारत में राज क्षेत्र को, हालांकि मौर्य के काल से ही राज क्षेत्र विस्तृत था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से, लेकिन इन्होंने उस राज क्षेत्र को कायम रखा और राज क्षेत्र का जहां तक विस्तार ही किया। मौर्य राज में उड़ीसा को कभी नहीं, किसी शासक ने, अशोक से पूर्व किसी शासक ने उड़ीसा को नहीं जीता था, अर्थात कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं किया था। लेकिन अशोक यह पहला शासक था जो कलिंग पर, उड़ीसा पर भी अपना कब्जा कर लिया था, उड़ीसा पर भी जीत हासिल कर लिया था। कलिंग का युद्ध, जो में भीषण नरसंहार हुआ था, लगभग लाखों लोग मारे गए थे। और इस युद्ध को, इस नरसंहार को देखकर उनका हृदय पिघल गया अशोक का, और बौद्ध धर्म अपना लिया था, जैसा कि आप सब जानते हैं, इतिहास में पढ़े होंगे। अशोक के दादा के गुरु चंद्रगुप्त चाणक्य ने कहा था कि राजा को निरंकुश होना चाहिए। अशोक ने कहा कि राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजा को पितृनिरंकुशता का पालन करना चाहिए। पितृनिरंकुशता, पितृनिरंकुशता का क्या मतलब है? राजा को पिता के समान होना चाहिए और पिता के समान निरंकुश होना चाहिए। पिता अपने पुत्र के लिए निरंकुश होता है और पिता अपने पुत्र पर निरंकुश राज्य करता है, लेकिन पुत्र के सुख का, उसके दुख का हमेशा ख्याल रखता है। तो राजा को भी पितृ निरंकुशता का पालन करना चाहिए और प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए। अशोक का विचार, अशोक की समझदारी कितना हाईएस्ट लेवल का था, जरा सोचिए। इसलिए महान अशोक हुआ। अशोक पर मैं चर्चा फिर करूंगा, मैं यहाँ बात संक्षिप्त में रखूंगा। अगला वीडियो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उन्होंने नीति अपनाई थी अशोक ने, उन्होंने कहा अशोक की राजा प्रजा का ऋणी होता है, राजा प्रजा का ऋणी होता है। कितना ऊंच सोच रहा होगा अशोक का। आधुनिक युग में कोई विधायक बोलता है तो बोलता है, बन जाता है, फिर प्रजा को कौन देखता है?
वह इस भावना से जी रहा है कि राजा प्रजा का ऋणी होता है, ऋण है राजा पर प्रजा का, इसलिए 24 आवर वह ऋण चुकाने के लिए तैयार है। जब भी प्रजा से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो, राजा से संपर्क करो, वह छूट दे रखा था। 24 आवर, सोते वक्त भी कोई पदाधिकारी या कोई व्यक्ति प्रजा से जुड़ी हुई समस्या अगर कोई हो तो मुझे जगाए। यह नीति का अवलंबन कर रहा था अशोक, इसलिए अशोक द ग्रेट था। अशोक ने धर्म नीति का प्रतिपादन किया। तत्कालीन समाज में, मौर्य साम्राज्य में अनेक धर्म के मानने वाले लोग थे। सनातनी हिंदू लोग थे, कुछ आजीविका संप्रदाय के लोग थे, कुछ वैष्णवी थे, कुछ थे। खुद इसके पारिवारिक वंश धर्म था आजीविका संप्रदाय, आजीविका, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। सभी धर्म के मूल भाव को समझा और कहा कि ये धार्मिक आधार पर समाज में जो बटा हुआ लोग है, एकता के सूत्र में जो नहीं बंध रहे हैं, जो मतभेद है, उसको बांटने का प्रयास किया। उसने धर्म की नीति को प्रतिपादन किया। वह आचरण के एक नियम बनाए, सभी धर्मों के मूल भाव के अनुरूप सभी लोगों के लिए मान्य था। वह था धर्म की नीति, आचरण के नियम, नैतिकता के नियम, आदर्श संहिता का उन्होंने पालन करने पर जोर दिया। बौद्ध धर्म से विशेष प्रभावित थे उन्होंने, बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बात मैं संक्षिप्त में रखूंगा। यह शुरू से ही बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव था। एक बार की बात है, राजघराना अंदरूनी षड्यंत्र का शिकार था राजपद के लिए। इतिहास में इस बात का तो हमेशा से ही वर्णन होता है, इतिहास में हमेशा से ही इस बात का वर्णन होता है। आप देख लीजिए, राम राज्य में राम को राजा बनने से वंचित किया गया। कैकेयी का यह शर्त था कि मेरा ही पुत्र भरत राजा बनेगा, जिसके कारण राम को वनवास जाना पड़ा। सत्यवती जो कि शांतनु की पत्नी थी, वह शर्त रखी कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, इसलिए भीष्म पितामह राजा नहीं बन सके, गंगा पुत्र। तो राजपद के लिए अंदरूनी षड्यंत्र हमेशा से होता रहा है, राजघरानों में, राज सिंहासन के लिए। मौर्य राज में भी ऐसा स्थिति रही होगी। यहाँ मैं एक चीज बात बता देना चाहता हूँ कि मौर्य प्राचीन काल के इतिहास के जो स्रोत हैं, अध्ययन के जो स्रोत हैं, उसमें साहित्यिक स्रोत हैं ज़्यादातर। मौर्यकालीन अध्ययन के भी स्रोत साहित्यिक स्रोत ही रहे हैं। साहित्यकारों ने उन्हीं चीज़ों की चर्चा की जिन्होंने उन्होंने अपनी आंखों से देखा, समझा, बूझा। साहित्यकारों ने इन्हीं चीज़ों की चर्चा की जिन्होंने वह अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे बातें उनकी आंखों से ओझिल रह गए और आंखों से ओझिल होने के कारण वह उसे नहीं लिख पाए, और आज हम उन्हीं के चर्चा करते हैं। तो उन साहित्यिक रचनाओं के आधार पर इतिहासकारों ने तीर तुका अनुमान लगा और इतिहास की रचना की। आज हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म की नीति का पालन किया, जिसका इतना ऊंचा सोच रहा होगा, जिन्होंने राजा को राजा पितृ निरंकुशता का बात कही, जिन्हें कहता है कि राजा प्रजा का ऋणी है, वह क्रूर कैसे हो सकता है भाई। उन्होंने अपने अंदरूनी राजघराना के षड्यंत्र से तंग आकर बौद्ध स्तूप चला गया था। बौद्ध धर्म में वह तो व्यवस्था थी कि उसकी माता की हत्या कर दी गई थी सौतेली भाइयों ने, वह पुनः आ गया। वह बहुत शांति प्रिय व्यक्ति रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाइए। इतिहास को गहराइयों से अध्ययन कीजिए, तभी वह बौद्ध धर्म अपनाया। उसके पूर्व के किसी मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया? मौर्य राजा बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया? बात को गहराई से समझने का कोशिश कीजिएगा। उन्होंने शांति का मार्ग चुना। अशांत मन से जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं। मुद्दा पर आइए, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अशांत मन से जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हासिल किया जा सकता। अशांत मन स्थिति में रहकर कोई भी उपलब्धि नहीं हासिल किया जा सकता है और अपनी कोई भी समस्या का निदान नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस की स्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर समस्याओं से लड़ना है तो शांत रह करके लड़ें, शांत रह करके लड़ें, तभी समस्या। अशोक ने वही नीति का पालन किया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अंत में बौद्ध के शरण में गया, बौद्ध धर्म अपनाया। शांत मन स्थिति विजय का मार्ग है। शांत मन स्थिति में रह करके असामाजिक तत्वों को कुचला अशोक ने।
समाज विरोधी तत्वों को कुचला अशोक ने। अशांत मनस्थिति में ऐसा नहीं कर सकता था वो। और एक बात मैं यहां और बता देना चाहूंगा कि अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उन्हें शक्ति का विस्तार भी किया। हर लोग को शक्ति का विस्तार करना चाहिए, समर्थवान होना चाहिए। भयग्रस्त मन ने लालच को पैदा किया गया। महान दार्शनिक अरस्तु ने महान दार्शनिक रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। वाकई में हम सब स्वतंत्र पैदा होते हैं। मनुष्य का मन भयग्रस्त होता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का हरण का छीने जाने का भय सताता रहता है, इसीलिए वह शक्ति सृजन पर जोर देता है। अशोक ने यही किया, शक्ति सृजन किया, राज क्षेत्र का विस्तार किया और इतना शक्तिशाली राजा था कि उसके राज क्षेत्र में कोई भी उपद्रव नहीं कर सकता था। जब भी उपद्रव होते थे उन्होंने क्रूरतापूर्वक कुचला। और वह 99 जिसको भाई की चर्चा की गई, इस पर भी मैं बात करूंगा। वे सभी के सभी असामाजिक तत्व रहे होंगे, समाज विरोधी तत्व थे जिनको कुचलना जरूरी था, जिसकी हत्या की इतिहासकारों ने हत्या कहा है। बात वास्तविकता में ऐसा नहीं है, वह इतना क्रूर नहीं रहा। अशोक बहुत ही दयालु भी था और साथ ही प्रजापालक भी था। तो शांति का मार्ग से ही उन्होंने राज विस्तार किया। जहां कहीं भी उपद्रव हुआ, विद्रोह हुए, उन्होंने कुचला। वे राज विरोधी तत्व थे, प्रजा के विरोधी तत्व से महत्वाकांक्षी लोग थे। जब भी विद्रोह हुआ कुचला। यह जनता के दिलों में बसता था। अशोक जनता के हृदय में इसका स्थान था और शांति प्रिय व्यक्ति रहा, जिसके कारण वह इतना बड़ा राज क्षेत्र का विस्तार हुआ। और शांति ही वह मार्ग है जहां हम अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, अपने विरोधियों को कुचल सकते हैं, असामाजिक तत्वों पर को कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर अपना काबू कर सकते हैं। तो विरोधियों को विजय पाने के लिए अशोक के मार्ग को अपनाएं। अशोक ने धर्म की नीति अपनाया और साथ ही शक्ति पर भी बल दिया, शक्ति का भी विस्तार किया और शांत मन स्थिति में हमेशा मौजूद रहा और अपना राज क्षेत्र का विस्तार किया। और जहां कहीं भी विद्रोह हुआ उसको उसने कुचला और प्रजा के हृदय में वास रहा। प्रजा को अपना पुत्र समान समझा, राजा अपने आप को वह ऋणी समझा और साथ ही पितृनिरंकुशता का पालन किया। यह नीति के कारण ही अशोक महान हुआ। तो अशोक महान क्यों था, इस पर मैंने अपनी बातें यहाँ संक्षिप्त में रखी। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। चर्चा बहुत बड़ी हो गई है, ज़्यादा कुछ कहने में अभी मैं विवश हूँ, असमर्थ हूँ। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।